तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यूनिट प्लस आज का जो लेक्चर है आप लोगों का, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आज की यूनिट, ठीक है, और आज का आपका लेक्चर बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, बेहद ही ज्यादा, क्योंकि ये यूनिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड इसके बाद की जो आपकी यूनिट 4 है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब से पहले मैं 2 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं, तो जो भी बच्चा आज हमारे चैनल पर पहली बार आया है, जो भी स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर पहली बार आया है, तो उससे प्लीज रिक्वेस्ट है कि पहले वो जाकर 2 यूनिट जरूर देख लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है। अदरवाइज आपके जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना 75 में से 75 मार्क्स, तो यहाँ पर मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप वो 2 यूनिट नहीं देखोगे, क्योंकि 75 में से 75 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है लेकिन उतना ही डिफिकल्ट है अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो तो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो रिक्वेस्ट इतनी है कि आप लोग उससे वीडियो को पूरा टिल द एंड वॉच करना, और अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक करके जाना। हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आपको मोटिवेशन दे के जानी है मुझे, जिससे मैं और भी अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा पीडीएफ है आपके सामने। बहुत ही मेहनत लगती है क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ पीडीएफ, थंबनेल वंबनेल एडिट वेडिट सब खुद करता हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है कि एक मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दिया करो बस वीडियो को, और कुछ नहीं करना, एक लाइक करके और वीडियो को बस शेयर जरूर कर देना। आप लोगों को क्या कर देना, वीडियो को शेयर कर देना प्लीज दोस्तों, ठीक है। चलिए हम पीडीएफ को शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं कि आज की यूनिट में क्या स्पेशल है, क्यों ये यूनिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 है, और यूनिट 3 है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाले यूनिट उसमें जब आप अपने नोट्स निकालोगे, अगर एसओएल के नोट्स निकालोगे तो उसमें कुछ और लिखा है, बट यही यूनिट है आप लोगों की, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, यही यूनिट है पॉल्यूशन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर साल ये देखा गया है कि इस वाले यूनिट से लगभग लगभग 3 क्वेश्चन, 100% 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके 8.5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपके 8.5 मार्क्स से पूछे जाते हैं, और 1 क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये यूनिट आप सभी के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में जनसांख्यिकी रुझान कैसा है, देखिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बोला है सितंबर 2021 में आपने आखिरी अपडेट के अनुसार मैं आपको यह समय तक भारत में कुछ सामान्य जनसांख्यिकीय रुझान प्रदान कर सकता हूं। कृपया ध्यान दें कि अधिक हालिया डेटा जारी किया जा सकता है, और सबसे ताजा जानकारी के लिए नवीनतम स्रोतों या अधिकारी सरकार प्रशासनों के परामर्श करना हमेशा एक क्या है क्या है अच्छा विचार है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है। जनसंख्या वृद्धि भाई, एक अगर हम भारत की जनसंख्या के देखें तो जनसंख्या वृद्धि हो कैसी रही है अब तक, जनसंख्या की भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई है, देखो पढ़ने की कोशिश करते क्या बोला है। भारत में उल्लेखनीय जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उल्लेखनीय मतलब लगातार वृद्धि हो रही है, उल्लेखनीय मतलब जिसका हम उस उल्लेख नहीं कर सकते, मतलब जिसके बारे में बता नहीं सकते, ऐसी वृद्धि हो रही है। 2021 तक यह 1.3 बिलियन से अधिक लोगों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 130, मतलब अब तो वैसे यहाँ पर डेटा थोड़ा सा कम है, लिया है मैंने जानबूझ के, बट फिलहाल 140 करोड़ समथिंग देश की जनसंख्या हमारी पहुंच चुकी है, और दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। लेकिन 2025 या 2027 तक हमारा देश पहला वो देश होगा जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और ये जनसंख्या ज्यादा होना आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया, जनसंख्या ज्यादा होना हमारी जीडीपी पर प्रभाव डालेगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन बड़ी आधार जनसंख्या का मतलब था कि भारत में हर साल पर्याप्त जनसंख्या में लोग जुड़ते रहे हैं, ठीक है। आयु सवितरण, इसका क्या मतलब है, भारत में अपेक्षाकृत युवा आबादी है, बिल्कुल जितनी अपेक्षा नहीं कर सकते उससे ज्यादा युवा आबादी है। जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत 30 वर्ष से कम आयु का है, मतलब अगर हम बात करें हमारी जनसंख्या भाई 130 करोड़ है, तो उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन से 30 वर्ष से कम आयु का है ना, तभी तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, समझ सकते हो आप, है ना। हालांकि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के कारण जीवन
में वृद्धि के कारण बुजुर्गों की आबादी भी बढ़ रही है। और देखो स्वास्थ्य से रिलेटेड, अब भाई देखो क्या होता है कि अगर आपका दिनचर्या ठीक नहीं होगी, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो आपको बुढ़ापों की, बूढ़े लोगों की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ये रियलिटी फैक्ट है, ठीक है। शहरीकरण का क्या मतलब है यहाँ पर, बोला भारत तेजी से शहरीकरण के दौर से गुजर रहा था। ग्रामीण से शहरी प्रवास के कारण प्रमुख शहर जनसंख्या वृद्धि का अनुभव कर रहे थे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसको मैं खुद भी समझा सकता हूँ बिना लिखे, बट मेरा ये तरीका है पढ़ाने का कि आपको मैं अपने सामने खुद पढ़ के बताऊं, ताकि आपको मेरी स्किल का पता चले कि भाई जो आपको पढ़ा रहा है उसे हिंदी पढ़ना आता भी है या नहीं, जो आपको ऐसे ही पढ़ा रहा है। दूसरा, आपको यहां से मैं अगर मैं बोल बोल के पढ़ाऊंगा तो आपको अगर आप मेरी वीडियो देखोगे इंटरेस्ट के साथ में बिना कट के, तो आपको आधी बातें तो अभी यही समझ में आ जाएगी। दूसरी, जब आप दोबारा से पीडीएफ पढ़ोगे तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे नंबर लाए जाते दोस्तों, समझो। भारत में तेजी से शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है। भारत हमारा ना, देखो शहरीकरण ज्यादा हो रहा है हमारे देश में। भारत में ना जो गांव है वो भी है ना, क्या हो रहा है, शहरों की तरह डेवलप हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, है ना। उनमें भी नई लोगों की सोच डेवलप होती जा रही है, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है छोटे छोटे गाँव में। ग्रामीण से शहरी प्रवास के कारण प्रमुख शहर जनसंख्या वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल। अब भाई देखिए क्या हो रहा है कि गांव में अगर लोगों की थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी तो जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। ये रियलिटी फैक्ट है ना। अब ये तो एक थोड़ी सी कॉमन सेंस आप लगा के खुद समझना कि क्यों वृद्धि होगी। इससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, आवास और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा हो रही है। अब देखिए शहरीकरण तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की सोच बढ़ती जा रही है, अब वो क्या सोचते हैं कि यार हमें रोजगार भी हो, हमारे पास पैसा भी हो, हम पैसा भी कमाएं, तो इससे क्या होगा, रोजगार की चुनौतियां बढ़ेगी, है ना। और उन्हें रहने की सुविधा असुविधाओं भी होगी, क्योंकि भाई अगर लोग डेवलप होंगे, शहरीकरण ज्यादा होगा, भाई गांव से लोग निकल के शहरों में आके बसेंगे, तो एक जैसे हम अगर बात लेके चले दिल्ली का ज्यादातर, अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली में ना ज्यादातर ज्यादातर राजस्थान के और बिहार के, झारखंड के लोग ज्यादा रहते हैं हमारे दिल्ली के अंदर। और एक दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसके अंदर आपको मतलब दुनिया के कोने कोने से लोग आपको यहाँ पर दिल्ली के अंदर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर दिल्ली में दुनिया के कोने कोने से लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सिटी है दिल्ली। बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सिटी है, ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक सुविधा मिलेगी। इसलिए क्या है, यहाँ पर कभी कभी क्या देखा जाता है, आपको रोजगार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोग देखोगे कि ज्यादातर दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर बहुत ज्यादा कॉल सेंटर खुले हुए हैं। और लेकिन रोजगार मिल रहा है लेकिन बहुत कम पैसे, 10,000 की जॉब मिल रही है। ट्वेल्थ क्लास, जो ट्वेल्थ क्लास बच्चा पास आउट हो जाता है ना, वो आजकल जॉब करने लग जाता है कि यार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाएंगे, हम क्या करेंगे, कॉल सेंटर में काम करेंगे, बड़ा हेडफोन लगाएंगे, कंप्यूटर पे बैठेंगे, अरे एप्स की जिंदगी जिएंगे। बहुत ही घटिया जिंदगी है वो, समझ में, बहुत ही घटिया जिंदगी है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए आगे बात करते हैं शिक्षा से। शिक्षा का क्या मतलब है हमारी जनसंख्या में, हमारी जनसंख्या वृद्धि में शिक्षा क्या मतलब योगदान दे रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारत साक्षरता दर के मामले में प्रगति कर रहा है। बिल्कुल, हमारा देश अब एजुकेट होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। हर एक बच्चा, हर एक लेडीज, हर एक लड़की एजुकेटेड होती जा रही है। लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानताएं थी, विशेषकर लड़कियों के लिए शैक्षिक अवसरों में सुधार लाने और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य देखभाल, भारत को अपनी विशाल आबादी का पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता। बिल्कुल, हमारे देश में अगर आपने देखा होगा कि भाई जब पेंडेमिक आया था तो हमारे देश को भाई बेड, लोगों को बेड तक नहीं मिल रहे थे, बेड तक, इतने बेड मतलब हॉस्पिटलों में इतने बेड भरे हुए थे कि एक एक बेड पर तीन तीन लोग लेटे हुए थे, एक एक बेड पर तीन तीन लोग। ये क्यों, अगर हमारी जनसंख्या कम होती है हमारे देश की तो हमारे अस्पताल भी खाली रहते, साथ में एक एक बेड पर आराम से एक एक इंसान लेटा होता और उसका सही देखभाल होता। इसलिए हमारे देश में काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी पेंडेमिक में, समझ में आई बात। तो स्वास्थ्य देखभाल पर भी ज्यादा खर्चा किया जाता है। लिंगानुपात, लिंगानुपात देखोगे तो इसमें मतलब क्या, इसको पढ़ने की कोशिश करके समझते हो। बोला भारत को ऐतिहासिक रूप से लैंगिक समानता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और कार्यबल भागीदारी सहित कई पहलुओं में ध्यान
देने योग्य लिंग अंतर था। इन असमानताओं को दूर करने और लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आर्थिक कारक पैसों से रिलेटेड है, परिवार नियोजन और प्रजनन दर ये भी हटाइए। अगर हम बात करें कि अब तक हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2021 तक की अगर बात करें, अराउंड 1.38 बिलियन मीन्स 138 करोड़ लोग, और अराउंड हमारी है 122 करोड़ एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार इतनी थी। बट अब 2021 तक हमारी कितनी जनसंख्या है, 138 करोड़ समथिंग जनसंख्या है। जैसे मैं आपको चलो प्रूफ एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार हम करके देख लेते हैं कि ये मतलब है क्या, इतनी है या नहीं है। बोलते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हम इसमें देख करते हैं तो 142 बिलियन यानी 142 करोड़। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एज इट इज वही एग्जांपल है। 142 करोड़ की जनसंख्या है अभी हमारी एज अ 2022 के अकॉर्डिंग। 2022 तक हमारी इतनी जनसंख्या है। आप लोग देखोगे कितना मतलब, तो हो सकता है कि भाई यहां पर बोला है वर्ल्ड रैंक इन पॉपुलेशन 2 में दिखा रहा है, बट अगर हम 142 करोड़ के अकॉर्डिंग देखें तो पॉपुलेशन रैंक ऑफ इंडिया हम ऐसे देख लेते हैं इसको। तो देखो पॉपुलेशन 2000 इंडिया की रैंक है, अगर आप लोग वर्ल्ड मीटर पे देखोगे तो 2021 दिसंबर के अकॉर्डिंग हमारे लिए रैंक 1 बता रही है। यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग 1 है यहाँ पर, अगर आप लोग सही से देखोगे तो यानी हमारा देश नंबर 1 पर आ चुका है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 244 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए ग्रोथ रेट कितनी है हमारी 0.1% भी नहीं है, 0.1% है ना। और मिडल एज आप इन्हें छोड़िए। चलिए भारत की जनसंख्या वृद्धि के चरण कौन कौन से है भाई। जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि किन किन चरणों से जाकर हो रही है ये भी हमें देखना, ये भी हमें समझना जरूरी है। ठीक है, बोला भारत की जनसंख्या वृद्धि को मोटे तौर पर कई चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक की विशेषता अलग अलग विकास दर और जनसंख्या की रुझान। यहाँ भारत की जनसंख्या वृद्धि के चरणों का अवलोकन किया गया है। पहला है उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर 1921 से पहले। भाई उच्च मतलब जन्म दर कैसी थी और मृत्यु दर कैसी थी 1921 से पहले बोला है, यानी 20वीं सदी की शुरुआत में। 20वीं सदी से पहले भारत में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर उच्च जन्म दर, कुछ उल्टा हो गया, आप लोग ठीक कर लेना, कोई नहीं। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी थी। हाँ मतलब भाई ज्यादा लोग पैदा तो हो रहे थे, लेकिन मृत्यु दर भी ज्यादा थी 20वीं सदी के शुरुआती में। ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी थी। उस टाइम बिल्कुल धीमी थी क्योंकि लोग इतने ज्यादा मतलब छोड़ो क्या बोलूँ मैं, स्वास्थ्य देखभाल की कमी, खराब स्वच्छता और सीमित चिकित्सा सुविधाओं जैसे कारणों ने उच्च मृत्यु दर में योगदान दिया। देखो ये लाइन जो लिखी है ना, ये बिल्कुल ठीक लिखी है। जो मैंने ये लाइन लिखी है ना दोस्तों, ये बहुत बिल्कुल ठीक, क्योंकि 20वीं सदी से पहले देखो इतना स्वास्थ्य देखभाल किसी का नहीं था। क्योंकि भाई आजकल तो क्या है, हर एक यूट्यूबर, काफी ज्यादा यूट्यूबर ऐसे जो आपको हेल्थ टिप देते हैं, जो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको हेल्थ टिप देते हैं, आपको जिम करने के लिए सजेस्ट करते हैं कैसे कैसे आपको जिम करनी चाहिए, हर एक चीज की टिप्स दे रहे हैं, है ना। खराब स्वास्थ्य भी क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए ये भी आपको बताते हैं ना। और ज्यादातर आजकल के टाइम पे क्या है, आपको ना किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आजकल यूट्यूब पे डालो क्या भाई मुझे इस चीज की समस्या है तो इसका सॉल्यूशन कैसे देखना है, इसको मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। तो काफी सारे साइकियाट्रिस्ट आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएंगे, काफी सारे डॉक्टर आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो हर चीज का आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, दूसरा चरण था तीव्र जनसंख्या वृद्धि 1951 से 1981 तक। कैसी जनसंख्या वृद्धि कैसी रही, देखो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद मृत्यु दर में गिरावट के कारण भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। बिल्कुल भाई 1921 तक क्या था भाई, हमारा देश ब्रिटिश का शासन, ब्रिटिश का रूलर चल रहा था हमारे देश पर, तो हमारा देश आजाद नहीं था। 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ
तो मृत्यु दर कम हो गई, क्योंकि हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिलने लग गया और हमारे देश की एक लोकतंत्र देश बन गया, हमारे देश का एक अपना नाम हो गया, हमारे देश का अपना कानून था, हमारे देश में हर एक चीज वो आ गई थी संविधान के थ्रू। ठीक है, तो मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई थी, जिसका मुख्य कारण बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और रोग नियंत्रण उपाय थे। उस टाइम पे रोग नियंत्रण उपाय आ गए थे। इस अवधि के दौरान जन्म दर ऊंची रही, जिससे जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, मतलब उसे लिखा नहीं जा सका ऐसी वृद्धि हुई। ठीक है, जन्म दर को स्थिर करना। अब भाई जन्म दर स्थिर रही कब, 1981 से लेके 2001 तक। देखो क्या बोला, पढ़िए। इस अवधि के दौरान भारत ने जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किए। ठीक है, जागरूकता और शिक्षा में वृद्धि के साथ साथ इन कार्यक्रमों में जन्म दर में गिरावट है। अब भाई उन्होंने क्या कर दिया कि जन्म दर को कम करें, लोगों को भाई इतनी मैसेज दिए जाए कि वो जन्म दर को कैसे कम करे, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रखे, कैसे उन चीजों को करे। तो उन चीजों के लिए क्या बनाया गया, कार्य बहुत ज्यादा सरकार ने क्या चलाए, कार्यक्रम चलाए, लागू करवाए, ताकि वो जागरूक हो सके, अवेयर हो सके उन चीजों को लेकर, और शिक्षा के प्रति अपने बच्चों को, अपने परिवार को, खुद को शिक्षा के प्रति अवेयर कर सके। ठीक है, गिरावट तो उसी के कारण क्या आ गई, फिर यहाँ पर गिरावट आ गई जन्म दर में। हालांकि उच्च आधार जनसंख्या के कारण जनसंख्या बढ़ती रही, मतलब जनसंख्या तो हमारी बढ़ती रही, फिर भी निरंतर बढ़ती चली आ रही है जनसंख्या। निरंतर विकास और बदलती जनसंख्यिकी, यानी 2001 से 2021 तक हमने निरंतर विकास किया। हमारा धीरे धीरे विकास हुआ, किसी भी तरीके से हुआ, लेकिन निरंतर विकास, कंटिन्यूसली हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है। कह रहा है, बोला है भारत की जनसंख्या थोड़ी धीमी गति से ही सही बढ़ती रही, सही लेकिन फिर भी बढ़ती रही है। ठीक है, इस अवधि के दौरान बढ़ती युवा आबादी और निर्भरता अनुपात में गिरावट के साथ एक महत्वपूर्ण जनसंख्यिकी बदलाव हुआ। शहरीकरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जनसंख्या गतिशीलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण थे। चलिए, भविष्य के अनुमान और चुनौती। भविष्य का अनुमान लगाया जाए कि 2021 से आगे भाई कैसी जनसंख्या रहेगी, कैसा हमारा स्वास्थ्य देखभाल रहेगा, कैसी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इस चीज का इन्होंने यहाँ पर क्या लगाया, अनुमान लिखा है। ये पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, जनसंख्या से जुड़ी चिंताएं। ठीक है, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 8.5 मार्क्स का आएगा, मुझे बाद में याद आया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, चरण पूछा जाए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या चरण थे, आप लोग समझाइए, तो आपका 8.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां तक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत की उच्च विकास दर के कारण। अब भाई विकास दर तो हुआ है ना, लेकिन उच्च विकास दर हुआ तो उसके कारण क्या है, वो क्या है, वो हम पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ 15 मार्क्स, सॉरी ये क्वेश्चन आपका ना 15 मार्क्स का आएगा, ये बात ध्यान रखना, ये गारंटीड है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को देखो तो एक एक वर्ड को सुना करो, ताकि लैंग्वेज कैसी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, लेकिन आप लोग उसका आंसर अच्छी तरह से और सही ढंग से दे दो। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब देखिए, यहाँ तक मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया 17 मिनट 18 मिनट तक मैंने अभी तक यहाँ पर आपको पढ़ाया और बिल्कुल डीप समझाया एक लाइन को पढ़कर। क्यों, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए, बताने की जरूरत ना पड़े। भाई विकास दर क्या कारण था, उच्च जन्म दर। ठीक है, जल्दी विवाह और जल्दी बच्चा पैदा होना, इससे विकास हो रहा है। हाँ इससे भी विकास हो रहा है, इसमें कैसे हो रहा है ये आप पढ़े यहाँ पर। बोला है बाल विवाह, हालांकि अवैध, भारत के कुछ हिस्सों में बाल विवाह अभी भी होते हैं, जिससे जल्दी बच्चे पैदा होते हैं और संभावित रूप से उच्च प्रजनन दर होती है। बिल्कुल उच्च प्रजनन दर हो रही है, क्योंकि भाई अगर देखो आज के टाइम पे अगर मैं आपको ना ज्यादातर बताऊं तो ज्यादातर आज भी किन्हीं राज्यों में आज भी ऐसा होता है कि जहां पर बाल विवाह किए जाते हैं अभी भी, क्योंकि उनकी सोच इतनी डेवलप नहीं हुई है। वो सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे गलत ना कर जाए, बड़े हो गए तो पहले उनके हाथ पैर बांध दिए जाए, एक दूसरे से बंधन में बांध दिया जाए, ताकि वो किसी और के बारे में कभी सोचे ना, ताकि हमारी नाक ना कटे। तो ये एक बहुत गलत चीज है माँ बाप की, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें फिर दूसरा पॉइंट निकलता है सामाजिक दबाव। कैसे, शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करने का सामाजिक दबाव, जल्दी बच्चे पैदा करने और परिणाम स्वरूप उच्च
जन्म दर में योगदान होता है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब आप लोग अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। भाई देखो आज के टाइम पर क्या होता है, आज के टाइम पे पहले से ऐसा होता रहा है कि जब भी भाई एक नई नवीन दुल्हन शादी करके घर आती है, आपने शादी करी, तो कुछ दिन बाद में उनकी सास या अड़ोस पड़ोस के लोग, फिर या रिश्तेदार, बुआ फूफा, ऐसे मतलब बहन ननद पूछने लग जाती है कि बच्चा कब होगा, कब खुशखबरियां दे रहे हो, कब तो ये पता है ये सब चीज क्या है, ये है सामाजिक दबाव। ये सामाजिक दबाव दबाव है जो आजकल की लड़कियां तो सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, वो अपने रिश्तेदारों किसी को उल्टा जवाब दे देती है कि कहती है कि अभी हमें जल्दी नहीं है, हम जब हमारा मन होगा हम अपना अच्छी तरह हमारे प्लान कर लेंगे, अभी हमें हमारा करियर पे फोकस करना है। बट यहाँ पर लड़कियों ने ये सही जवाब देती हैं, लड़कियां या लड़के जो भी है हमारे सही जवाब देते हैं, बट यहाँ पर जो सामने वाले होते हैं सुनने वाले वो गलत जवाब ले लेते हैं। तो इसलिए ना इन चीज़ों से आप लोग दूर रहना, बिल्कुल ही सामाजिक दबाव से बिल्कुल भी सहन नहीं करना। बस ये है कि किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, किसी ने आपसे बोल दिया ठीक है, कान में सुन लिया, दूसरे कान से बाहर निकाल दे, बाहर में जाए, ठीक है, लेकिन किसी को उल्टा जवाब देना गलत है। सामाजिक आर्थिक कारण ऑलरेडी बता चुका हूं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, ये पढ़ना जरूरी है। क्या बोला, धार्मिक मान्यता है, कुछ धार्मिक मान्यताएं और व्याख्याएं बड़े परिवार को प्रोत्साहित करती है और करती है जो उच्च जन्म दर में योगदान करती है। मतलब कुछ धार्मिक मान्यताएं ऐसी है ना जो जो बड़े परिवार होते हैं, जो बड़े परिवार होते हैं सिर्फ उन्हीं को मोटिवेट करती है, उन्हीं को इस चीज के लिए मोटिवेट करती है कि भाई जन्म में जो जन्म दर है उन्हीं के कारण है और किन्हीं के कारण नहीं, और किसी के कारण नहीं, है ना। बेटों को प्राथमिकता, कुछ समुदायों में लोगों लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है जिससे अधिक बेटे पैदा करने की आशा में बड़े परिवार बनते हैं। बिल्कुल ये एक है ना फैक्ट है, रियलिटी फैक्ट है। देखो क्या होता है कि आज के टाइम पर है कोई अगर है ना, मतलब पहले जब शादी हुई, तो शादी होने के बाद में भाई बच्चे हुए, तो बच्चे होने पे भाई किसी के लड़की हो गई, किसी के मान लो किसी के बेबी गर्ल होगी, किसी के बेबी गर्ल होगी, ठीक है, तो फिर है ना हस्बैंड वाइफ क्या सोचते हैं, फिर उनके परिवार वाले उनके माता पिता क्या सोचते हैं कि ठीक है बेबी गर्ल होगी, लड़की होना भी अच्छी बात है, किस्मत वालों को मिलती है, जो राजा योग होता है उनके उनको मिलती है लड़की, जहां तक मेरा कहना है, मैं तो इतना बोलता हूँ। दूसरी बात फिर वो क्या सोचते हैं, यार अब एक लड़का और हो जाए हमारा, तो हमारा परिवार कंप्लीट हो जाएगा, हमारा वंश को आगे बढ़ाने वाला चिराग मिल जाएगा, ठीक है। बट वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है कि उनके साथ उल्टा ही होता है। देखो आज के टाइम पे या फिर अब मतलब एक फैक्ट है कि आप लोग जो मांगोगे ना वो चीज आपको कभी नहीं मिलती है, ठीक है। आप लोग जो सोचे कि भाई लड़का हो जाए लड़की हो जाए तो नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है अगेन गर्ल हो जाती है, फिर वो सोचते हैं यार कोई बात नहीं, चलो फिर से अच्छा ही हो गया हमारा, भाग है, लक्ष्मी आ गई, कोई बात नहीं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, फिर लड़की हो जाती है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जो मैरिड कपल्स होते हैं उनके ऊपर दबाव डाल दिया जाता है, मतलब उनको ना, तो ना फिर एक तरह से क्या होता है वो है ना उनसे ना मनमुटाव कर लेते हैं, आपस में अपने बच्चों से मनमुटाव कर लेते हैं कि नहीं यार ये तो हमें लड़का ही नहीं दे पाई, ये वो फलाना ठिकाना, तो उनको फिर है ना ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। तो फिर इसी कारण ये भी एक कारण है जनसंख्या बढ़ने का कि भाई लड़के के चक्कर में ले या फिर लड़की के चक्कर में आप बार बार बच्चे करते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको समझना चाहिए, फिर जो नए बच्चे हैं उन्हें अपने माता पिता को समझाना चाहिए कि भाई ऐसा भेदभाव ना करे, जो हमें भगवान ने दिया है, जो दिया है उसमें हमें खुश रहे। बाकी जो चीजें हैं जिनको हम मेहनत करके पा सकते हैं उसमें आप लोग अपनी फुल एफर्ट डालो, फुल मेहनत करो, वो चीज आपको 100% मिल जाएगी, ठीक है। चले सरकारी नीतियां और कार्यान्वयन, ठीक है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है पढ़ना। प्रवासन और शहरीकरण, इससे भी शहरीकरण ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। एक लास्ट में एक पॉइंट पढ़ो, यहां पर क्या बोला है, भारत की उच्च जनसंख्या वृद्धि दर को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण और परिवार नियोजन विधियों और उनके लाभों के बारे में लक्षित जागरूकता अभियान शामिल हो। भाई देखिए अगर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर को संबोधित करना है तो उन्हें क्या करें, उन्हें शिक्षित करें, ज्यादातर लोगों तक शिक्षा पहुंचाए, ठीक है, उनका स्वास्थ्य देखभाल अच्छा रखे, ठीक है, महिला को सशक्तिकरण करे, कि भाई सशक्तिकरण का मतलब क्या, भाई महिला को इतना अवेयर करे अपने लॉस के लिए, फिर अपने लिए इतना अवेयर करे कि ताकि वो सामने वाले के ना दबाव को सहन ना कर पाए कि भाई हमें लड़का चाहिए, हमें लड़की चाहिए,
नहीं तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम अभी शादी करो, यही तुम्हारी एज है, नहीं तुम इससे शादी नहीं करोगे, उससे शादी करो, ये तो सशक्तिकरण हो महिलाओं का, ठीक है। परिवार में कुछ नियोजन विधियां हो जिससे जनसंख्या में रोक लगाई जा सके, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्थायी जनसंख्या नियंत्रण उपायों के लिए सामाजिक आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक कार्यों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। चलिए, संबोधित करना महत्वपूर्ण है। चलिए, भारत में क्या संस्थागत चुनौतियां है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को स्टार लगा लेना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दिया है इसको आपको सिर्फ पढ़ना है, ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है आपका, ठीक है। इतना सा नहीं लिखना होगा, है ये 10 पॉइंट, पूरे यही 10 पॉइंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर जानबूझ के छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं जिससे मैं आपको सिर्फ समझा सकूं। मेरा मकसद है आपको समझाना, ना कि अच्छा आंसर बताना, ठीक है। अच्छा आंसर आप खुद ही लिख लोगे तब मैं समझा दूंगा। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप लोग बात को समझ गए, अगर आप लोग कही गई बात को, क्वेश्चन में कही गई बात को समझ गए ना, तो गारंटेड आप उसका आंसर, क्या कह रहा हूं मैं, गारंटेड आप उसका आंसर खुद लिख दोगे। और यही होता है, 12th क्लास में हमने यही कहता है, हमने जो हमारे ट्यूशन टीचर थे उनकी बात सुनी है सिंपल, और जो उन्होंने बोला सिर्फ हमने उतना किया है, तब जाकर हमारे 95 प्लस मार्क्स आए इकोनॉमिक्स में। आसान नहीं होता मार्क्स लाना, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। भारत को कई संस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्रभावित करती है। भारत में कुछ प्रमुख संस्थागत चुनौतियां हैं। संस्थागत चुनौती में सबसे पहला आता है भ्रष्टाचार। अब यहाँ पर देखो, संस्थागत चुनौती किसका आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्रभावित करती है? भाई, चुनौतियां ऐसी होती है कभी कभी जिससे ना हमारा आर्थिक विकास तो रुकता ही रुकता है, साथ में राजनीतिक में भी प्रभाव पड़ता है। देखा नहीं है आजकल जब भी इलेक्शन आते तो नेता क्या क्या चाले चलते हैं, क्या क्या स्कीमें लाते हैं, है ना, क्या क्या अच्छे काम करने लग जाते हैं एकदम से, ताकि लोगों का पूरा अट्रैक्शन हमारी तरफ आ जाए, है ना, ये होता है। बाकी कोई कोई पॉलिटिक्स ऐसे होते हैं जो शुरू से बहुत अच्छे काम करते आ रहे हैं और इलेक्शन आते टाइम पर और दोबारा से मतलब और ज्यादा स्पीड से अच्छे काम करते हैं, जैसे रोजगार देने लग जाते हैं सभी को, है ना, लाइक रिजल्ट जल्दी जल्दी निकालने लग जाते हैं, सभी को पास करने लग जाते हैं, कट ऑफ अच्छी देते हैं बिल्कुल भी, जिससे भाई सबका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो फिर लोग क्या सोचते हैं, ये सरकार अच्छी, इसको दोबारा लाया जाए ताकि हमारी आने वाली और पीढ़ी को क्या हुए, सहायता मिल सके, ठीक है। सबसे पहला है भ्रष्टाचार। बिल्कुल, भ्रष्टाचार हमेशा हमारे आर्थिक और राजनीतिक विकास को बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। कहीं भी कुछ भी अगर गलत हो जाता है तो पहले के टाइम पे तो इनकी सही तरीके से आवाज नहीं उठाई जाती थी, लेकिन अब है ना हर एक चीज को इतना ज्यादा वो कर दिया जाता है, जिसका ना इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं लोग जिसकी हद नहीं है, जिससे ना कहीं जाकर ना आर्थिक और राजनीतिक विकास पर प्रभाव हमेशा पड़ता आया है। नौकरशाही बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, नौकरशाही। पढ़ने की कोशिश करो, मुद्दा क्या है इसमें, क्या मुद्दा उठ के आता है, बोला अत्यधिक नौकरशाही और लाल फीताशाही निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है और व्यापार में आसानी से बाधा उत्पन्न करती है। नौकरशाही बिल्कुल, यह निवेश को हतोत्साहित करता है, हतोत्साहित यानी कम करता है, और उद्यमशीलता को रोकता है और आर्थिक प्रगति को सीमित करता है। उद्यमशीलता मतलब नए बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक देता है, और आर्थिक प्रगति, जो हमारा आर्थिक तरीके से विकास होता है, उसको प्रगति होती है, उसको क्या कर देता है, ये रोक देता है, ठीक है। राजनीतिक विखंडन, राजनीतिक विखंडन यानी राजनीतिक प्रभावों से, यानी भारत का राजनीतिक परिदर्शन कई दलों के साथ उत्तेजित विघटित, मतलब हमारे भाई आपको पता है हमारे देश की सरकारों में भाई राजनीतिक संसदों में कभी काफी दल बदल होते रहते हैं, तो उनके कारण हमारा आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास प्रभावित होता है। न्यायिक बैकलॉग, न्यायिक बैकलॉग का क्या मतलब है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में मामलों का भारी आभार है जिसके कारण न्याय में देरी होती है। न्यायिक बैकलॉग का यही मतलब है कि भाई हमारे देश में ना अगर कोई केस चलता है कोर्ट में तो वो ना काफी लंबे समय तक चलता रहता है। क्यों भाई? जो अपराधी होता है तो वो बड़े हाई लेवल का होता है, कोई बड़ा कोई पॉलिटिक्स होता है, फिर बड़े पैसे वाला होता है जिसे बार बार बेल मिलती रहती है, फिर जिसके खिलाफ अगर सबूत भी आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उन भाई सबूतों को मिटा भी दिया जाता है पैसों के बदौलत पे, है ना। तो जिससे हमारा आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव होता है।
राजनीतिक पर प्रभाव पड़ता है और ये सही है बिल्कुल। शिक्षा प्रणाली बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर आप लोगों की शिक्षा अच्छी है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करोगे। ठीक है। बुनियादी ढांचे की कमी, जातीय व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव, बिल्कुल सामाजिक भेदभाव। भाई अगर आप लोग भेदभाव करोगे किसी से, अगर मान लो भाई कोई छोटी जात का लोग है और बड़ी जात के कोई कंपनी में काम करने चले गया वो, है ना, वो तो कह रहा है यार नहीं हमारे इस कंपनी में सिर्फ यहाँ पर यही लोग काम करते हैं, आप छोटी जात के हो, आप हम आपको नहीं ले सकते, ये वो, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, उसके साथ में भेदभाव हुआ, जाति व्यवस्था उसकी बिगड़ी, भेदभाव हुआ, है ना, उसको रोजगार नहीं मिला। अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो आर्थिक विकास में कैसे सहायक होगा। अगर हमारा देश का आर्थिक विकास ठीक करना है, आर्थिक विकास, क्या कह रहा हूं मैं, आर्थिक, अगर आर्थिक विकास ठीक करना है ना, तो अगर हमारे देश की अगर 142 करोड़ जनसंख्या है ना, तो कम से कम, अगर मैं मान के चलूं यहाँ पर, कम से कम 50% से 70% लोगों को रोजगार तो देना ही पड़ेगा, तब जाकर हमारा आर्थिक विकास काफी हद तक आगे बढ़ जाएगा। काफी हद तक, समझ में आई बात, काफी हद तक आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि क्योंकि फिर बाद में हमारे जो 140 में से 30% हमारे बच्चे और बूढ़े होंगे, जो भैया या जो भैया नौकरी नहीं करना चाहते, और बच्चों को नौकरी करने भी नहीं देनी चाहिए फिलहाल तो, है ना। चलिए, पर्यावरण चुनौतियां, बिल्कुल वायु प्रदूषण के कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण भाई हमारे पैसे ज़्यादा लग जाते हैं उसके अंदर, फिर आर्थिक ढांचे में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में हमारे अस्पतालों की कमी उत्पन्न हो जाती है, तो आर्थिक ढांचे में प्रॉब्लम आती ही आती है। जनसंख्या दबाव बहुत ही बड़ा है। देखो, अगर आपको संस्थागत चुनौतियां चाहिए, शिक्षा के अंदर चुनौतियां चाहिए, तो आपको जनसंख्या वाला पॉइंट 100% मिलेगा, क्योंकि जनसंख्या दबाव होता ही ऐसा है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है सुरक्षा संबंधी चिंता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा, ये गारंटी है, और वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 15 मार्क्स का आएगा, ये मैंने बोला है कारण, एंड ये वाला क्वेश्चन आपका 8.5 मार्क्स का आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ कमी रही है यहाँ पर, क्योंकि मेरे खांसी कफ ज़्यादा हो रही है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं और हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालेंगे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। बट आप लोगों को एक ही एफर्ट डालना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच गाइस।